नमस्कार, मेरा नाम है अशोक। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद आप सब लोगों ने दिवाली अच्छी मनाई होगी। हम पढ़ रहे थे दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट, जो पिछले जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे हम सब पढ़ रहे थे। हमने 4 क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए हैं, आगे हम अब पढ़ते हैं। तो ये था हमारा तीसरी वीडियो आ रही है, तीसरा सेट है। इसके अंतर्गत जीएस की ये प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? छत्तीसगढ़ के सुआ लोक नृत्य। छत्तीसगढ़ में एक लोक नृत्य है सुआ, अपने आप ही बता रहा सुआ लोक नृत्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। वहाँ की महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं? किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं जी? ये देखिए, ये फोटो में आपको नजर आ रहा होगा, ये इस पक्षी में वो तोते की तरह अभिनय करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? तोता। तो देखिए, सुआ लोक नृत्य, सुआ जो लोक नृत्य है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है ना। और ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं एक तोते की तरह अभिनय करती हैं। उनके बीच में बांस की एक टोकरी होती है और टोकरी के चारों ओर वो महिलाएं, उस टोकरी में तोता होता है और चारों तरफ ये महिलाएं नृत्य करती हैं। छत्तीसगढ़ का ये लोक नृत्य है, ठीक है। एक सुआ लोक नृत्य। छत्तीसगढ़ में एक और लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो इसका है राउत नाचा। राउत नाचा, राउत नाचा लोक नृत्य भी छत्तीसगढ़ का है। और इसके अलावा एक लोक नृत्य पंथी, पंथी लोक नृत्य भी किसका है? छत्तीसगढ़ का है। एसएससी में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि एक लोक नृत्य किसका, एक लोक नृत्य किसका। ज़्यादातर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के एरिया पूर्वी राजधानी से पूछता है, तो आप याद कर लेना, सुआ छत्तीसगढ़, लोक राउत नाचा छत्तीसगढ़ और पंथी छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, मोरक्को का एक यात्री था इबन बतूता। मोरक्को से करंट अफेयर का सवाल आ सकता है। जैसे मोरक्को है वो अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है। मोरक्को कहाँ पर है? अफ्रीका के बिल्कुल पश्चिम में पड़ता है। और यहाँ पर भूकंप वगैरह आया था, 2-3 हजार लोगों की डेथ हो गई थी। तो 13वीं शताब्दी में एक यात्री था इबन बतूता। इबन बतूता, इबन बतूता पहन के जूता, गुलजार साहब ने लिखा। इसके शासनकाल 14वीं शताब्दी में भारत आया था। तो ये किसके शासनकाल में आया था? तो इसका सही आंसर है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, आप लोगों को पता है मोहम्मद बिन तुगलक को हम पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कहते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत कौन आया? इबन बतूता। इबन बतूता एक यात्री था, उसने बहुत सारे देशों की यात्रा की। जिसने अपनी किताब रिहला, रिहला, रिहला का मतलब है यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत, उसमें इबन बतूता ने अपनी पुस्तक रिहला में ये वर्णन किया है। तो उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बना दिया था इबन बतूता को। और बाद में कुछ दिक्कत भी हुई, इसको जेल में भी डाल दिया, फिर रिहा भी कर दिया, इसको चीन भेज दिया अपना राजदूत बनाकर। तो किसके शासनकाल में आया था? याद कर लेना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तुगलक जो वंश आप लोगों को पता, उसकी स्थापना की थी ग्यासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? ग्यासुद्दीन तुगलक ने। 16वीं शताब्दी में किस भारतीय राजा ने चांदी का सिक्का, याद रखो सबसे पहले तो सोना चांदी तांबा किसका सिक्का चला? चांदी का सिक्का चला, जिसे रुपया कहा गया। रुपया आपको पता है भारत की आधारित मुद्रा है रुपया। तो ये एक राजा था जिसने चांदी का सिक्का चलाया। याद रखना, चांदी का नोट, तांबा नोट, शीशा जो सातवाहन शासकों ने चलाए थे ना, शीशे के सिक्के, वो नहीं, चांदी का शीशा। तो ये चलाया जी हमारे शेरशाह सूरी ने। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, शेरशाह सूरी। देखिए, शेरशाह सूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने 1540 में किसको हराया? हुमायूं को हराया। इससे पहले है ना, इसके बचपन का नाम था फरीद खान। फरीद खान था, एक शेर को मार दिया तो शेर खान नाम पड़ गया, शेरशाह हो गया फिर इसका नाम। इसने क्या किया? बाबर की सेना में भी कुछ दिन काम करा था, उस दिन बाबर की सेना में भी काम किया था। इसने 1540 में हुमायूं को हराकर भारत में सूरवंश या अफगान वंश की स्थापना की। हालांकि ये कुछ ही समय रहा, क्योंकि 1545 में इसकी मृत्यु हो गई कालिंजर अभियान के दौरान।
कालिंजर। कालिंजर अभियान के दौरान क्या हुआ कि कालिंजर को किले को तोड़ने के लिए ना बारूद काफी इस्तेमाल किया जा रहा था, तो ये घायल हो गया, उस बारूद में फट गया वहीं पर, और घायल होने के कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु होगी। हालांकि कालिंजर इसने जीत लिया था। तो ये शेरशाह सूरी फरीद खान इसके बचपन का नाम था, और इसने भारत में एक चांदी का सिक्का चलाया था। इसके अलावा इसने जीटी रोड भी बनवाया था, जो उस समय कोलकाता से पेशावर तक जाता था। कोलकाता टू पेशावर, आज अमृतसर तक है ये, है ना। तो ये फरीद खान इसका नाम था। भारत में ब्रिटिश शासन यानी कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पहला गवर्नर जनरल कौन बना जी हमारा। तो ये थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका आंसर है बी, वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। ये 1773 की बात है, ये जब भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल बोलते इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव जो इससे पहले गवर्नर था, ये गवर्नर जनरल है। रॉबर्ट क्लाइव का जो द्वैध शासन था, कंपनी का शासन था, इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। ठीक है। इसी के समय जो 1784 में भारत में पीट्स इंडिया एक्ट था, वो इसी के समय भारत में पारित हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसने क्या किया था, पहला गवर्नर जनरल था ये वॉरेन हेस्टिंग्स। तापमान का एसआई मात्रक क्या, देखिए डिग्री सेल्सियस क्या है, ये तापमान की एक इकाई है, तापमान की इकाई, है ना। डिग्री सेल्सियस ऐसे इसको लिखते, डिग्री ये भी तापमान की इकाई है ना, तापमान की इकाई फ़ारेनहाइट। और एक कैंडेला, ये चमकदार तीव्रता को दिखाता है, चमकदार तीव्रता को ये दिखाता है। साइंस के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना भाई। केल्विन, इसका सही आंसर क्या है, केल्विन। ये है तापमान का एसआई मात्रक, तापमान का एसआई मात्रक। तो इसका सही आंसर है केल्विन। साइंस के सवाल अच्छे से कर लेना, क्योंकि आप लोगों को पता है दिल्ली पुलिस में ना 50 नंबर की जीके आने वाली है। तो जीके गेम चेंजर है। रीजनिंग जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसकी रीजनिंग अच्छे से हो जाएगी, उसका मैथ भी अच्छे से हो जाएगा। 50 नंबर की जीके और 10 का कंप्यूटर, 60 नंबर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कौन सा संगठन करता है। देखिए सबसे पहले बात तो ये देखो, वय वंदना होता क्या है, वय वंदना होता है ये है बुजुर्गों के, है ना, बुजुर्गों को पेंशन देने से संबंधित है। और इसका है LIC है वो इस बुजुर्गों पेंशन, इससे संबंधित संगठन है। इसमें क्या होता है, जो 60 वर्ष से अधिक हैं, 60 वर्ष से अधिक है बुजुर्गों को, उनको एक तरह से सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा के तहत उन्हें पेंशन देने का प्रावधान, क्या देना है, पेंशन। वय वंदना योजना, वय वंदना योजना, ये LIC ऑफ इंडिया इसका संगठन है। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर की स्थापना की। क्वेश्चन आ रहा है भाई हिस्ट्री से, हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की। देखिए सारे कुतुब शाह हैं, सही आंसर क्या है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसका आंसर क्या है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये आपको पता है कुतुब वंश का शासक था। कुतुब वंश, कुतुब जो वंश है, कुतुब वंश का 5वां सुल्तान था वह ये। अच्छा, इसने कौन सा शहर बसाया, इसने हैदराबाद, इसने हैदराबाद शहर बसाया। हैदराबाद शहर मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित शहर है ना। एक नया शहर बसाया हैदराबाद। हैदराबाद में एक 4 मीनार है, वो भी इसी ने बनवाई थी। 4 मीनार है, वो भी कुतुब शाह ने ही बनवाई थी। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर बसाया, मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। और हैदराबाद में जो 4 मीनार है वो भी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी।
वित्त आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सबसे पहले तो ये याद रखो कि वित्त आयोग का गठन करता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति में। किस पर? प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है वित्त आयोग। देखते हैं भाई ये है क्या? फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट करता है, इसका मतलब ये संवैधानिक आयोग है ना। ये भी पूछ लेता है कौन सा आयोग संवैधानिक है, कौन सा नहीं है। संवैधानिक आयोग है। किस में वर्णन है? आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन। ठीक है जी। अच्छा, इसका कार्य क्या है? वित्त आयोग का कार्य, इसका कार्य है केंद्र व राज्यों के बीच, केंद्र व राज्यों के बीच करों का आवंटन, करों का आवंटन कैसे हो जा, तो ये इसका काम है। अभी NK सिंह, नंद किशोर, पूरा नाम लिख देता हूं, नंद किशोर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह, है ना। 15वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह, NK सिंह इसके अध्यक्ष। ये प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर इसका गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना। देखा एक और पेंशन योजना की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए पेंशन योजना के लिए? इसकी आयु है 40। देखा, अधिकतम आयु पूछ रहा आपसे कि 40 साल होनी चाहिए। देखिए अटल पेंशन योजना क्या, इसमें क्या है? अटल पेंशन योजना, इसमें क्या है? 18 वर्ष से अधिक व 40 वर्ष से कम कोई भी व्यक्ति मासिक किस्त भर के, जो कि 1000 रुपये, या जो आप प्रीमियम लो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 आप पैसे देकर, तो आपको क्या मिलेगी? 60 वर्ष के बाद, जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे, आपको मिलेगी पेंशन, मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? अटल पेंशन योजना। अच्छा, ये किसके लिए ये स्कीम है जी? ये स्कीम है असंगठित क्षेत्र के कामगार, है ना। असंगठित क्षेत्र के जो भी कामगार हैं उन लोगों के लिए ये स्कीम। असंगठित होता है जैसे रेडी वाला, है ना, जो गवर्नमेंट ज़्यादातर जॉब जिसके पास नहीं होती है, जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए ये योजना शुरू हुई है। अच्छा, इसके अंदर एक अच्छी बात है कि अगर आपकी मृत्यु होती है तो आपके जीवन साथी को जीवन भर पेंशन मिलेगी, जीवन भर इसमें पेंशन का प्रावधान है। अटल पेंशन योजना, लेकिन 40 साल से जो ऊपर के व्यक्ति हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 18 से 40 वर्ष तक अधिक तक उम्र पूछा आपने, 60 मत लिख देना, 40 उम्र होनी चाहिए। और जो प्रीमियम आपका चूज करो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 आपकी मर्जी है। और असंगठित क्षेत्र के लिए ही, सरकारी लोगों के लिए नहीं। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य का राज्यपाल, गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत? प्रसाद पर्यंत होता है जैसे कि वही मर्जी है उसकी, फिक्स टर्म नहीं होती, इसका मतलब राज्यपाल की। और वो किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो काम करता है राष्ट्रपति, क्योंकि उसको नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संविधान, एक मिनट, ये राज्यपाल, देखिए आर्टिकल अनुच्छेद 153 कहता है कि एक राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा किसमें? राज्य में, राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। लेकिन वो राज्यपाल प्रसाद पर्यंत काम करेगा। प्रसाद पर्यंत का वैसे तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन उसको 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। यानी कि राज्यपाल जब तक राष्ट्रपति का ये कि भी ठीक है हम रखते हैं इसको, तब तक वो रखेगा, उसके बाद उसको हटा सकता है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन,
भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना। देखो अटल पेंशन होगी, वय वंदना होगी, अब आ रही है स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना सबसे पहले के तहत दिए गए बैंक ऋण की न्यूनतम राशि बताइए। मतलब बैंक इसमें आपको लोन मिलेगा तो ये कह रहा है भाई न्यूनतम कितना पैसा आपको मिलेगा, 2 लाख 20 10 कितना होना चाहिए, 10 लाख। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये स्टैंड अप इंडिया योजना देखते हैं। क्या स्टैंड अप इंडिया योजना? देखिए सबसे पहले तो ये भारत सरकार की योजना है। इसके तहत क्या होता है, जो भी एससी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिला, देखिए याद रखें 3 ही हैं व्यक्ति हैं, महिला उद्यमी हैं, महिला उद्यमी की उद्यमिता को, मतलब उन उद्यमिता को बढ़ावा देना या उनको निखारना। कौन कौन शामिल हो गए जी, एससी एसटी और महिला, ये 3 लोग शामिल। महिला कोई हो सकती है, एससी एसटी महिला। उसके लिए भारत सरकार ने एक स्कीम शुरू की है ना, वित्त मंत्रालय की ये स्कीम है ना। इसके तहत क्या होगा, 10 लाख रुपए मिनिमम और 1 करोड़ रुपए मैक्सिमम, ये पैसे आपको मिलेंगे और आप बिजनेस शुरू कीजिए। 10 लाख से 1 करोड़ तक का पैसा बैंक आपको ऋण के रूप में देगा। यानी कि एससी एसटी और महिला में जो भी उद्यमी है, मतलब बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहता है, उसको ये लोन मिलेगा। तो न्यूनतम राशि कितनी चाहिए जी उसके लिए, मतलब मिलेगी 10 लाख, और अधिकतम कितने मिलेंगे जी, 1 करोड़ रुपए। स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप मतलब स्टैंड करना, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना है। 12वां, किसी राज्य का राज्यपाल, राज्यपाल से फिर से क्वेश्चन आ रहा है। देखो किसी राज्यपाल का राज्यपाल यदि उसकी राय है कि आंग्ल भारतीय समुदाय, यानी कि कह रहा है कि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि कोई आंग्ल भारतीय समुदाय है, उसको प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, राज्य की विधानसभा और वहां पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि आंग्ल भारतीय संख्या में बड़े कम होते हैं, अब वो इलेक्शन तो जीत नहीं पाएंगे, क्यों, तो उनको अब प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाए। तो उसके लिए क्या प्रावधान है कि ये कहता है कि राज्यपाल कितने लोगों को नामित कर सकता है। तो ये है 1, विधानसभा में 1। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ये आंग्ल भारतीय क्या होता है। आंग्ल भारतीय, देखिए जब अंग्रेज हमारे देश में थे तो वो अंग्रेज भारत में जब आए तो उन्होंने क्या किया, कुछ अंग्रेज यहीं बस गए और यहाँ की महिलाओं से उन्होंने शादी की, तो उनके सिर्फ बच्चे हुए, तो उनके लिए भी सोचा भाई कुछ प्रावधान करें। तो आंग्ल भारतीय का अर्थ होता है वे भारतीय, भारतीय है ना, वे भारतीय जिनका पिता या पुरुष पूर्वज यूरोपीय वंश का हो, ठीक है, यूरोपीय वंश का, उनको आंग्ल भारतीय कहते हैं। मेनली इसके लिए अंग्रेजों के लिए शब्द किया जाता है, लेकिन कोई यूरोपीय होना चाहिए, पिता की लाइन से कोई यूरोपीय हो, उसको आंग्ल भारतीय माना जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अंग्रेजों ने उस समय एक व्यक्ति था, जब देश आजाद हो रहा था, फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी ने कहा, नेहरू को तैयार किया, नेहरू जी को तैयार किया, भाई आप लोग हमारे लिए भी कुछ करिए, क्योंकि हम तो संख्या में इतने ज्यादा नहीं है जो इलेक्शन लड़ पाए। तो फ्रैंक एंथनी के प्रयास से संविधान में एक नया अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ये फ्रैंक एंथनी खुद भी कई बार मनोनीत, 7 बार रहा ये मेंबर विधान उसका लोकसभा का, कि राष्ट्रपति 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत करेगा, एंग्लो इंडियन को, ठीक है। और अगर राज्यपाल को लगता है कि उसके राज्य में भी एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा, तो वो 1, यानी कि लोकसभा में 2 है ना, और राज्यसभा, राज्यसभा कह रहा हूं, राज्यों की विधानसभा में, जो राज्य की विधानसभा है उसमें कितने लोगों को मनोनीत करेगा, 1। हालांकि अभी जो हमारी सरकार है उसने ये जो प्रावधान है इसको खत्म कर दिया है, अब वो लोकसभा में इसका कोई उसका नामांकित नहीं होता, और कुछ राज्यसभा में भी ये प्रावधान अब खत्म कर दिया गया। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन द आर्ट ऑफ लिविंग, द आर्ट ऑफ लिविंग है ना, द गाइड टू कंटेनमेंट, जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक हैं? बताइए, किरण बेदी, तेंजिंग गीचे टेथोंग, दलाई लामा और NR नारायण मूर्ति। तो इसका सही आंसर है दलाई लामा, है ना, दलाई लामा जी
दलाई लामा। ये तिब्बतियों के बौद्ध धर्म, तिब्बती जो बौद्ध धर्म है भाई, तिब्बती जो बौद्ध धर्म है ना, कि सर्वोच्च गुरु है, सर्वोच्च गुरु है। ठीक है। मकलोडगंज, मकलोड ना, मकलोडगंज सुना होगा आपने, हिमाचल में एक जगह है, वहां ये रहते हैं। तो इन्होंने कुछ पुस्तक लिखी, मकलोडगंज में रहते हैं भैया, ठीक है, हिमाचल में रहते हैं। तो इन्होंने कुछ पुस्तकों की इन्होंने लिखी है ना। तो एक तो ये होगी द आर्ट ऑफ लिविंग, और एक पुस्तक इन्होंने लिखी द बुक ऑफ जॉय। ठीक है, द बुक ऑफ जॉय। एक पुस्तक इन्होंने लिखी द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। यानी कि जो ये हैप्पीनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए और दलाई लामा ऑप्शन में हो तो आप रिस्क ले सकते हैं कि भी दलाई लामा जी ने लिखी होगी। तो दलाई लामा द बुक ऑफ जॉय, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक इन्होंने लिखी है। और इसके अलावा द आर्ट ऑफ लिविंग, गाइड टू कंटेनमेंट, जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक तो इन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन, सूरकोटड़ा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में? हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल आया भाई। सूरकोटड़ा, सूरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में? बहुत सारी जो साइट है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता मिलती हैं। तो सबके देखो सूरकोटड़ा कहाँ है भाई? सूरकोटड़ा है गुजरात में। तो गुजरात में कौन कौन सी है देखिए, सूरकोटड़ा। इसके अलावा गुजरात में आपको पता है बड़ी फेमस है धोलावीरा, है ना। इसके अलावा इसमें क्या है, रंगपुर। और इसके अलावा एक लोथल, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय भाई डॉकयार्ड था, बंदरगाह था लोथल, गुजरात में जो है। और इसके अलावा राजस्थान में कालीबंगा, कालीबंगा में चूड़ियां और जूते हुए खेत के प्रमाण मिले थे, कालीबंगा। हरियाणा में क्या है? हरियाणा में जी फेमस है राखीगढ़ी, है ना। सबसे बड़ी साइट थी ये इधर जो इसकी हरियाणा में है, राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता की। सीसवाल, सीसवाल भी एक सिंधु घाटी सभ्यता साइट है। और एक है मीताथल, है ना, मीताथल। राखीगढ़ी, सीसवाल, मीताथल। सीसवाल और मीताथल में तो मैं जाके भी आ चुका हूं। तो ये दोनों सीसवाल मीताथल रही है। सूरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? ये था जी गुजरात में है। तो ठीक है, कालीबंग जूते खेत के प्रमाण मिले, धोलावीरा में शहर था, है ना, रंगपुर भी। और लोथल, लोथल डॉकयार्ड था, बंदरगाह। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? किसका? तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे। 108 अंक, 108 अंक बड़ा शुभ होता है। तो क्या होता है, संविधान ये कहता है कि भाई संसद के 3 भाग है ना। हमारी संसद के कितने भाग हैं? संसद के 3 भाग हैं। इसमें एक तो है जी लोकसभा, एक है जी राज्यसभा, और एक है हमारा राष्ट्रपति जी। तो जब कोई भी बिल, कोई भी कानून बनाना होता है तो उसको बिल, पहले एक बिल पेश किया जाएगा। तो उसको या तो लोकसभा में पेश कर लो या राज्यसभा में। प्रोसेस ये होता है, मान लो लोकसभा में पेश किया, इसने पास कर दिया, फिर राज्यसभा में पेश किया, इसने पास कर दिया, उसके बाद राष्ट्रपति जी उस पर साइन कर देते हैं और जो बिल है वो एक कानून बन जाएगा। लेकिन मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में उसको अटक गया है, पास नहीं हो पा रहा, या राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा पास नहीं कर पा रही, तो उस समय संविधान ये कहता है कि भाई आप दोनों इकट्ठे बैठ के, एक जगह बैठ के और मामला सुलझा लो। तो इन दोनों, ये दोनों एक साथ बैठते हैं। ये अनुच्छेद 108 के अनुसार कोई भी समस्या हो तो 108 के अनुसार इकट्ठे बैठकर उसके बाद तो काउंटिंग होगी, भाई कितने लोग पक्ष में हो, विपक्ष में है। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, तो जो लोकसभा जो चाहती है वही हो जाता है ना। तो ऐसा 3 बार ही संविधान आज तक ऐसा हुआ है हमारे आज़ादी के इतिहास में कि 3 बार ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ा, वरना जरूरत नहीं पड़ती। तो यह है आर्टिकल 130, सॉरी आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है, कोल्लेरू झील, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है भाई। मैं ज्योग्राफी का प्रोफेसर हूं तो ज्योग्राफी तो मैं अच्छे से पढ़ा देता हूं बच्चों को, है ना, ऐसा लगता है मुझे। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है कोल्लेरू झील? है ना, बहुत सारी झीलें हैं, देखते हैं। कोल्लेरू झील, ठीक है जी,
देखिए बड़ी फेमस झीलें हैं, एक तो है केरल में वेम्बनाद झील, बड़ा बड़ा लिख देता हूं। वेम्बनाद झील कहाँ है? वेम्बनाद झील है जी केरल में, ठीक है। इस झील में जो नौका दौड़ होती है ना वो होती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है जी? है ना, एक तो यही कोलेरू, कोलेरू झील, इसके अलावा पुलिकट झील है, पुलिकट झील है ना। आप सब लोगों को पता होगा पुलिकट झील के है ना बीचों बीच है ना श्रीहरिकोटा द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप है जहां से हमारे ये रॉकेट वगैरह छोड़े जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो कोलेरू झील कहाँ हुई? कोलेरी झील हुई इसमें आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा जो कुछ प्रसिद्ध झीलें आपको मैं बताऊं, भारत की सबसे बड़ी झील अगर आपसे कोई पूछे तो है चिल्का झील, ये है उड़ीसा में। हालांकि ये लैगून है, खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी हुई? चिल्का झील उड़ीसा में। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर आपसे कोई पूछे तो वुलर झील, ये कहाँ है? ये है जी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में वुलर झील, ठीक है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है जो कि उड़ीसा में है, पूर्वी तट पर है। वुलर झील फ्रेश वाटर की भारत की सबसे बड़ी झील है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। 2011 की जनगणना आया भाई, है ना। 21 में होनी चाहिए थी अगली जनगणना, लेकिन अभी तक नहीं हुई है, तो 2011 के ही आंकड़े अभी तक चल रहे हैं। भारत की साक्षरता दर बताओ, कितने पढ़े लिखे लोग हैं भारत में? तो ये आंसर आएगा 74.04, ठीक है जी। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04। 100% हमने सबको पढ़ाना लिखाना है, उसके लिए लगेगा काफी टाइम, मेरे ख्याल से बढ़ेगा आंकड़ा जब अगले आंकड़े आएंगे। अच्छा, पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं जिसमें टोटल में? पुरुष कितने हैं? 82.14% पुरुष पढ़े लिखे हैं। और महिलाओं की अगर बात की जाए, हम महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं? काफी कम है, 65.46% हमारे देश की महिलाएं पढ़ी लिखी, ठीक है। टोटल है ये कुल है 74.4, है ना। पुरुष 82.14, महिलाएं 65.46% पढ़ी लिखी है। अच्छा, तो भारत का सबसे साक्षर राज्य, सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? सबसे साक्षर राज्य आपको पता है वो है केरल, करीब 94%। केरल सबसे पढ़ा लिखा राज्य है। अच्छा, अगर केंद्र शासित प्रदेश बात की जाए, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? आइडिया लगाओ। दिल्ली ना, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। और सबसे कम साक्षर राज्य, सबसे कम साक्षर राज्य है बिहार, ठीक है। तो ये इसका आंसर था, 74.04 साक्षरता दर है, ठीक है, पुरुष महिलाओं की। ये आपके सामने है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की उच्चतम दर क्या है जी? बताओ, जीएसटी कितनी दर है? देखो 5, 12, 18 और 28। तो उच्चतम दर इनमें से क्या हुई? 28 है ना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश था फ्रांस, लेकिन हमने कनाडा मॉडल को अपनाया। किस मॉडल को? कनाडा मॉडल से जीएसटी अपनाया, ठीक है। और हमारा जो जीएसटी है वो विजय केलकर समिति ने जो सिफारिश की थी उसके आधार पर जीएसटी हमारे देश में लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 को फ्रांस ने सबसे पहले 1954 की बात है, ये देख लो, 1954 में फ्रांस ने जीएसटी वहां पर लगा दिया था। हमने कनाडा मॉडल को अपनाया है। तो इसका सही आंसर है 28। कम से सबसे कम पूछे तो 5। ज्यादातर ऐसा होता है कि जो लग्जरियस चीजें हैं उन पे जीएसटी ज्यादा लगता है। उस राजा का नाम बताइए जिसने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण किया। तो देखो उसका नाम था जजती केसरी जो था, उसने प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण किया था। कहाँ किया था जी? ये लिंगराज मंदिर। जो लिंगराज मंदिर है, आपको पता, नाम से ही लग रहा है लिंगराज मंदिर, ये भगवान शिव को समर्पित है।
किसको समर्पित है जी? भगवान शिव को, है ना। भुवनेश्वर में स्थित है जी ये, उड़ीसा की राजधानी एक सेकंड रुकिए, भुवनेश्वर में स्थित है। इसके अलावा उड़ीसा में आपको पता है भगवान जगन्नाथ का मंदिर है ना, उड़ीसा में ये वो भी जगन्नाथ मंदिर ये पुरी में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा कोणार्क में एक स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में स्थित है। गैसों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये ध्यान से देख लेना, कई बार पूछ लेता है सत्य बताइए, सत्य बताइए, तो ये आएगा सत्य बताना है आपने। देखिए, गैसों का आयतन तो निश्चित होता है, गैस का आयतन कोई निश्चित होता है? हवा में गैस कोई निश्चित नहीं होता, ये गलत है। गैसों का निश्चित आकार होता है, गैस का निश्चित आकार होता ही नहीं। सिलेंडर में क्यों किसी में बंद कर लो उसको, ये भी गलत है। गैस का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। गैस का न तो आयतन निश्चित होता है और नहीं आकार, ये सही है। आपको पता गैस के जो अणु है वो स्वतंत्र रूप से होते हैं, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते निश्चित आकार होता है, उसको आप किसी डब्बे में बंद कर लो उसमें गैस हो जाएगी, है ना। कोई आकार निश्चित नहीं होता कि भी दिखाई देता कि गैस का ये आकार है या उसका ये आयतन है ना, कोई उसका निश्चित नहीं होता। गैस का कोई आकार या आयतन निश्चित नहीं होता, तो ये ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा याद करो भाई, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं जी? कान्हा है ना, एक पेंच है सीमा पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की, पेंच एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा बांधवगढ़, ये कौन सा है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी इसमें है। एक कूनो नेशनल पार्क और है पन्ना। कूनो को याद कर लेना भाई, नामीबिया से हम है ना 8 चीते लेकर आए थे, है ना, 8 चीते 1952 में लुप्त हो गए थे भारत में। 1952 में भारत में चीतों को लुप्त घोषित कर दिया गया था, तो उनको दोबारा से अपने मतलब भारत में कि वो भी एक प्रजाति पले फूले, तो हम नामीबिया से 8 चीते लेकर आए थे। ये कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे जो एमपी में है। तो कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, कूनो, पन्ना ये सब कहाँ है? ये सब अपने मध्य प्रदेश में। हरियाणा के यमुनानगर में देखो कलेश्वर नेशनल पार्क है। कलेश्वर नेशनल पार्क कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? बांदीपुर नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। और भी कई पार्क हैं, ठीक है। लोकटक झील केबुल लामजाओ पार्क है ना, केबुल लामजाओ, ये भारत का क्या दुनिया का एकमात्र तेज़ता नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है भाई, ये है ना, तैरता नेशनल पार्क है ये मणिपुर में, ठीक है। ये सारे हो गए, याद कर लेना भाई। कान्हा है एमपी में। सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताओ भाई, सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? बताओ बच्चों, सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? तो यह है झारखंड में। देखिए, सरहुल का क्या मतलब होता है? सरहुल का मतलब होता है साल वृक्ष की पूजा। किसकी? साल वृक्ष की पूजा। तो ये बनाया जाता है अपने प्रिय झारखंड में। झारखंड राज्य में सरहुल उत्सव साल वृक्ष की पूजा करने पर मनाया जाता है। इसके अलावा आप देखो, एक तो ये हो गया, एक कर्मा एक नृत्य है, कर्मा उत्सव है, कर्मा एक उत्सव है जो कि झारखंड राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा तुसु पर्व, तुसु पर्व भी एक क्या कहते हैं, एक उत्सव है जो कि झारखंड राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा और देखें तो यहाँ पर एक
रोहिणी उत्सव झारखंड राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा कुसुम, कर्मा, तुसु पर्व, रोहिणी एक हो गया। सोहराई, सोहराई एक उत्सव है, वो भी इस राज्य में, झारखंड राज्य में के अंतर्गत मनाया जाता है। इसके अलावा एक दो देखे तो भगत पर्व, भगत पर्व, भगत पर्व। देखिए सरहुल उत्सव, सरहुल उत्सव होता है साल वृक्ष की पूजा करना। इसके अलावा और कौन कौन से नृत्य, जैसे करम, तुसु पर्व, रोहिणी, सोहराई और भगत पर्व, ये मनाए इसमें जाते हैं। ठीक है, करम, कर्म या कर्मा जो भी आप इसमें, ठीक है, करम, करम उत्सव जो कि इसमें मनाया जाता है। तुसु पर्व, रोहिणी, सोहराई, भगत पर्व, ये सारे इस राज्य में मनाए जाते हैं, झारखंड राज्य के अंदर, याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1925 में शामिल नहीं है? देखिए आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या होता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में यह बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो आवश्यक वस्तुएं हैं, कुछ भी हो सकता है, जो सरकार तय करेगी तो अब ये उसकी कालाबाजारी ना हो, उसकी कालाबाजारी व उसका भंडारण को रोकने के लिए ये बनाया गया था, है ना। कई इसमें वस्तुएं शामिल हैं, जैसे कि जी आप पेट्रोल और पेट्रोल पदार्थों का नहीं कर सकते, आप दवाइयों का नहीं कर सकते अवैध स्टॉक, है ना, खाद्यान्न तेल का नहीं कर सकते, है ना, सरकार तय करती है इसमें किसी को शामिल करें। तो इसमें कुछ वस्तु शामिल, जो सरकार शामिल करती है उसका आप भंडारण नहीं कर सकते। तो इनमें से क्या होना चाहिए? स्कूटर के टायर, साबुन, सीमेंट, लकड़ी का फर्नीचर, मतलब लकड़ी का फर्नीचर कर लो, भंडारण क्या नहीं खरीदेंगे। आवश्यक वस्तुएं ज्यादातर वो वस्तुएं होती हैं जो दैनिक जीवन में ज्यादा उपयोग होती है ना, उस वस्तुओं का भंडारण करता है। अगर करेगा तो मार्केट में उनके दाम बढ़ जाएंगे क्योंकि वो जरूरी होती हैं सबके लिए। तो इसका आगा लकड़ी के फर्नीचर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? देखिए बौद्ध धर्म को जैन धर्म से, दोनों में बहुत डिफरेंस है भैया, समानता भी है। देखो बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की स्थापना की थी तथागत बुद्ध ने, तथागत बुद्ध। और जैन धर्म की स्थापना किसने की थी जी? जैन धर्म की स्थापना की थी ऋषभ देव ने। ठीक है, महावीर जैन जो है हमारे, महावीर जैन जी वो आखिरी तीर्थंकर हैं भाई, आखिरी तीर्थंकर, है ना, जैन धर्म के। जैन धर्म अति प्राचीन है, ऋषभ देव जी 24 तीर्थंकर हुए, उसमें महावीर जैन जी हमारे वो 24वें तीर्थंकर थे। तो ये कहता भाई उन दोनों में एक अलग बात बताओ। देखिए बौद्ध धर्म है वो मुख्यतः मध्यम मार्ग की बात करता है, मध्यम मार्ग, है ना, मध्यम मार्ग। और ये है अत्यधिक तप की बात करता है। ये कहता है भाई जीवन में जीने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? बीच का रास्ता अपनाओ, है ना, मध्यम रास्ता अपनाओ। हालांकि इसमें समस्या भी हो सकती है ना, तो लेकिन मध्यम मार्ग का मतलब है कि ज्यादा एक तरफ मत जाओ, बीच बीच में रहो, मध्यम मार्ग को अपनाओ। जबकि जैन धर्म कहता है कि कठोर तप करना चाहिए भाई, शरीर को है ना में आपने ज्यादा तप करोगे तो उससे आपको मिलेगा कैवल्य। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो अंतिम है वो है निर्वाण, है ना, उद्देश्य, और जैन धर्म का है कैवल्य। ठीक है, तो देखिए जी इनमें तो क्या अंतर लग रहा है। देखिए अच्छे कर्मों में विश्वास रखो, ये तो सारे ही कहेंगे। जीवित प्राणियों को चोट मत पहुंचाओ, अहिंसा का सिद्धांत, ये भी दोनों ने कहा भाई अहिंसा का पालन करो। फिर है आचरण और आत्म मृत्यु का चरम रूप, ये है समस्या यहां पर। ठीक है, आचरण और आत्म मृत्यु का चरम रूप, तो ये जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करती है, क्योंकि बौद्ध धर्म तो मध्यम मार्ग की बात करता है, जबकि जैन धर्म क्या कहता है भाई बिल्कुल कठोर नियम कानूनों का पालन होना चाहिए, तभी आपको कैवल्य मिलेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? ये तो आसानी क्वेश्चन है, सभी बच्चों को ये पता होगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत।
है ना। मुझे लगता है जितने भी धरती पे इंसान हुए हैं, है ना, एक आदमी जिसने ठीक ठाक अपने दिमाग का इस्तेमाल करा है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे। इसके अलावा नील्स बोर, इन्होंने जी परमाणु मॉडल से ये जुड़े हुए थे। थॉमसन ने क्या है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और रदरफोर्ड ये रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी से उससे संबंधित है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। रदरफोर्ड रेडियो धर्मिता से इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, परमाणु मॉडल नील्स बोर संबंधित है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां एक अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। देखिए कई क्षेत्र होते हैं, जैसे कि प्रथम, है ना, एक होता है प्रथम क्षेत्र, एक होता है द्वितीय, एक होता है तृतीय, है ना, चतुर्थ, है ना, चतुर्थ, और होता है पंचम एक्टिविटी। तो ये 5 गतिविधि होती है। प्रथम में होता है कृषि, खेती जो करता है। फिर कहता है इसमें होता है प्रसंस्करण, खेती से जुड़े, जैसे कि आपने यहाँ होगी कपास, कपास से कपड़ा उपड़ा तैयार करोगे आप फैक्ट्री में, तो आगा द्वितीय में। तृतीय में होती है सेवा, है ना, तृतीय में क्या होता है, सेवा। इसमें चतुर्थ में आते हैं बड़े अधिकारी, है ना, कंपनी के बड़े अधिकारी, है ना। और इसमें बिल्कुल आते हैं टॉप के नीति निर्माता, ठीक है, बड़े अधिकारी गण, इसमें नीति निर्माता आते हैं। तो ये कह रहा है कि जी देखो, कानून, आपने किसी से कानूनी परामर्श लेना, वकील वगैरह से, तो वकील करता है क्या, सेवा देता है। सेवा किस में आएगा, तृतीय में आएगा, तो ये तृतीय हो गया। कृषि उपकरण का निर्माण हो रहा है, खेती तो प्रथम है, उपकरण बताओगे तो द्वितीय, तो ये द्वितीय में आ गया। बैंकिंग, बैंकिंग भी एक सेवा है, किस में आएगा, तृतीय में आएगा। चाय के बाग लगा रहे, ये प्रथम में आएगा, क्योंकि चाय के बाग लगाओ खेती हो गया एक तरह से, तो द्वितीय पूछा है, द्वितीय किस में आया, इसमें कृषि पर, ये भी ठीक है। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, साइंस का सवाल है भाई। देखो इसका आंसर है विभव मापी। विभव मापी जो यंत्र होता है, पोटेंशियोमीटर, POT, पोटेंशियो जो मीटर है, उसका प्रयोग किस में किया जाता है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पोटेंशियोमीटर का। प्लेनिमीटर है ये किसी का भाई क्षेत्र है, पेपर पर जैसे क्षेत्रफल मापने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, प्लेनोमीटर का। ये वाष्पीकरण के लिए प्रयोग होता है ना, क्षेत्रफल प्लेनोमीटर। तो इसका आएगा वैद्युत वाहक बल के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS परीक्षा, IPS परीक्षा को संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के रूप में माना जाता है। किस आर्टिकल में है जी, 312 में। किस में है, 312 में। आर्टिकल 312 के अंतर्गत ये हमारी जो सेवाएं हैं, ये सब सेवाएं इसमें लाई गई हैं, IPS और IAS, ठीक है। आर्टिकल 300 अनुच्छेद 301 क्या कहता है, व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता। व्यापार, वाणिज्य व व्यापार की स्वतंत्रता, ये आपका आर्टिकल 301 के तहत है। कभी व्यापार, वाणिज्य और व्यापार, वाणिज्य और क्या कहते हैं, समागम की स्वतंत्रता, ठीक है। और आर्टिकल 307 कहता है, ये कहता है प्राधिकरण, है ना, प्राधिकरण का गठन, ठीक है। आर्टिकल 307 कहता है कि प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, है ना, या फिर नियुक्ति लगा लो, इसमें कुछ भी, प्राधिकरण या नियुक्ति। 312 ये हो गया IAS व या जो IPS हमारी सेवाएं किस में, इसके IAS व IPS सेवाएं किसके अंतर्गत हैं, ठीक है। और आर्टिकल 292 है, भारत सरकार द्वारा ऋण लेना,
ये संबंधित है। ठीक है जी। तो भारतीय प्रशासनिक और IAS सेवाएं भारतीय संविधान में वर्णन है आर्टिकल 312 में। आर्टिकल 301 है व्यापार वाणिज्य और समागम मतलब इकट्ठा होना, उसकी स्वतंत्रता। 307 के तहत कोई प्राधिकरण कोई ट्रिब्यूनल बनाना हो तो उसकी नियुक्ति होगी। और आर्टिकल 292 है, इसमें भारत सरकार जो ऋण लेती है उससे संबंधित प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरता है? भाई ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है ना। ज्योग्राफी का क्वेश्चन क्या कहता है, किन में से भारत के से क्या गुजरता है? मध्य रेखा गुजरती है भारत से? बिल्कुल भी नहीं। मकर रेखा गुजरती है? बिल्कुल नहीं। ए गुजरती है, कर्क रेखा केवल 2 है ना। कहाँ गुजरती है? देखो ये भारत में जो रेखा है, क्या नाम है इसका, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य। तो देखते हैं 8 राज्य। देखो ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये आई। तो सबसे पहले तो ये आए जी गुजरात में। तो यहां तक तो है ये गुजरात में है ना। सबसे पश्चिम राज्य किसी में आई? गुजरात में। उसके बाद ये हल्का सा नीचे राजस्थान, राजस्थान में भी थोड़ी थोड़ी जाती है। उसके बाद बिल्कुल मध्य प्रदेश के बीचों बीच। ठीक है, कितने हो गए? 3 हो गए। तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़ है ना, फिर झारखंड 5 हो गए। झारखंड के बाद चली जाती है जी पश्चिमी बंगाल में 6, पश्चिमी बंगाल, और उसके बाद बांग्लादेश में, और उसके बाद त्रिपुरा 7वां और मिजोरम 8वां। इस तरह से ये भारतीय ये जो कर्क रेखा है जिसका मान है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर अक्षांश है ना। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश या लैटिट्यूड, और ये है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये नॉर्थ में है, मकर रेखा साउथ में है। तो भारत के कितने राज्यों से गुजरेगी जी? 8 राज्यों से गुजरी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? कल्चर का सवाल आ रहा है अभी। पंडित प्रख्यात क्या कहते हैं? किशन महाराज। किशन महाराज किससे जुड़े हुए हैं जी? ये बताइए आप सब लोग। वीणा, संतूर, तबला, मृदंग, ये हैं जी तबले से जुड़े हुए। प्रख्यात किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? ये जी तबले से जुड़े हुए हैं। देखते हैं तबला। तबला का आपको पता किसने आविष्कार करा था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार, वो हमारा होता नहीं ढोलक, उसको काट के छोटा छोटा कर दिया। मृदंग कौन बजाता है? टी.के. मूर्ति। टी.के. मूर्ति। टी.के. मूर्ति साहब क्या बजाते हैं? मृदंग। ठीक है। संतूर पंडित शिव कुमार। पंडित शिव कुमार ये क्या बजाते हैं? सॉरी, संतूर, इधर से नाम लेना चाहिए। पंडित शिव कुमार संतूर बजाते हैं। इसके अलावा हमारे वीणा कौन बजाते हैं? असद अली खान। ठीक है, देख लो इतने प्रतिभावान है। हम सारा दिन करते क्या? कुछ नहीं करते है ना। एक पढ़ाई का आप लोगों को काम दिया गया, वो ही नहीं हो रहे। लोग देखो कितने अच्छे अच्छे अपने फील्ड में माहिर हैं। संतूर पंडित शिव कुमार बजाते हैं, असद अली खान वीणा बजाते हैं, और तबला ये आपके पंडित किशन महाराज। पंडित किशन महाराज। जीवन में अगर सफल होना है, कम से कम हम इंसान के रूप में जन्म लिया है, कम से कम एक काम तो ऐसा करें कि जिसमें जी हम ऐसा करें कि कोई नहीं कर सकता होगा। एक काम, इतने सैकड़ों काम है, खेल है, कूद है, पढ़ना है, लिखना है। खेल में भी कितने खेल है, कितने वाद्य यंत्र हैं, पढ़ाई में भी कितने सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट भी अच्छे से अगर हम पढ़ ले, उसी में हमारा जीवन सफल हो सकता है। अगर एक सब्जेक्ट भी नहीं कर सकते ना, तो मनुष्य के रूप में जीना ही बेकार है फिर तुम्हारा। संगीतकार सिक्कलमाला चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सिक्कलमाला चंद्रशेखर, तो देखिए भगवान कृष्ण की तरह ये क्या बजाते हैं? बांसुरी। भगवान क्या बजाते हैं? बांसुरी। ठीक है, तो सिक्कलमाला बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, बांसुरी का। इसके अलावा एक बांसुरी कौन का हो गया? एक तो हो गया चंद्रशेखर जी हमारे। इसके अलावा एक और नाम है, आप लोगों को पता होगा, हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया, ये भी क्या बजाते हैं? बांसुरी, है ना, बांसुरी।
भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किस आर्टिकल में? 75 में भाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति एक मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा जिसका मुखिया होगा प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो ये क्या है? अनुच्छेद 75 के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत है कि भारत का राष्ट्रपति एक मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा जिसका मुखिया होगा प्रधानमंत्री। ठीक है। आर्टिकल 79 क्या कहता है? ये संसद का संविधान। संसद का संविधान का मतलब क्या है कि वही संविधान ये कहता है कि एक संसद होगी। क्या होगी? एक संसद जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनाएंगे। ये किस में लिख रखा है? आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 में ये लिखा हुआ है। ठीक है। आर्टिकल 70 कहता है कि मान लो कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई आकस्मिकता हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो इमरजेंसी में राष्ट्रपति के कार्य है ना, राष्ट्रपति ये करते हुए या कार्य, इमरजेंसी हो जाए तो उसमें फिर राष्ट्रपति का कार्य वह निर्वाचन कैसे होगा, तो ये उसके कार्य है। इसके अलावा आर्टिकल 85 देखो, आर्टिकल 85 क्या कहता है? आर्टिकल 85 कहता है कि भी जो भी हमारा संसद है, संसद के सत्र कब से चलेंगे, है ना, सत्रावसान या उसका विघटन, है ना, ये इसमें लिए गए। संसद के सत्रावसान विघटन और आर्टिकल 75 तो ये हो ही गया। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल साइंस का सवाल था। अनुच्छेदों जो इंपॉर्टेंट है ना, उन अनुच्छेदों को तो अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। फिर है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच तालीकोटा का युद्ध। बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है भाई तालीकोटा का युद्ध। ये लड़ाई हुई थी 1565 में। तो तालीकोटा का युद्ध क्या हुआ जी? 23 जनवरी, मेरे जन्मदिन से एक दिन बाद, 1565 की घटना है। 23 जनवरी 1565 की घटना है। एक तालीकोटा का युद्ध हुआ। किस किस के बीच? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की तरफ से राम राय जी लड़ रहे थे, कृष्णदेव राय के दामाद थे, है ना। और दूसरी तरफ कौन था? ये दक्कन के संगठन, दक्कन संघ, दक्कन वालों ने, कई लोगों ने मिलकर एक संगठन बना रखा था, विजयनगर साम्राज्य पर हमला करना है। तो इन दोनों के बीच लड़ाई हुई, राम राय जी की इसमें हार हो गई, है ना। इसको राक्षस तांगड़ी, राक्षस कांगड़ी या ऐसे राक्षस तांगड़ी का ऐसा कोई लड़ाई भी कहते हैं। ठीक है, राक्षस तांगड़ी। तो इस युद्ध में क्या हुआ? विजयनगर साम्राज्य की तरफ से लड़ रहे थे हमारे राम राय जी, उनकी मतलब मृत्यु हो गई लड़ाई में। और बाद में विजयनगर साम्राज्य को कई लोगों ने लूट लिया और कई दिन तक लूटा चली और धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना 1336 में हुई थी भाई। 1336 में दो भाई थे, हरिहर व बुक्का, हरिहर व बुक्का, हरिहर व बुक्का, इन दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। सबसे प्रसिद्ध राजा थे कृष्णदेव राय प्रथम। कृष्णदेव राय प्रथम है इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, कृष्ण देव राय। अच्छा ठीक है। फोरबिडन, फोरबिडन किंगडम कहते हैं भाई इसको। किसको? किंगडम। अच्छे से लिख देता हूं, बच्चे लिख रहे होंगे। फोरबिडन किंगडम, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है फोरबिडन किंगडम किसे कहा जाता है? विजयनगर साम्राज्य को। हरिहर बुक्का इसके दो संस्थापक, 1336 में कृष्णदेवराय प्रथम इसके एक प्रतापी राजा थे। अनंतगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में है बताओ बच्चों? के इसमें तेलंगाना में। अनंतगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में है? तेलंगाना में। अच्छा, आंध्र प्रदेश में बहुत पहाड़ियां हैं, नल्लामला। नल्लामला की पहाड़ी कहाँ है? ये आपके आंध्र प्रदेश में है। केरल में कौन सी पहाड़ियां हैं? अन्नामलाई। अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ है? केरल में है। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर भारत की दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुदी, 2695 मीटर। ठीक है, 2695 मीटर अन्नामलाई कहाँ है? ये साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर अनाई मुदी। तो अनंतगिरी पहाड़ी कहाँ? तेलंगाना में। पोलुंग लोक नृत्य, पोलुंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है जी? ये है अरुणाचल प्रदेश।
ठीक है जी। पोनुंग लोक नृत्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के और कुछ नृत्य अजीलामू, कल हमने पढ़ा था ये अजीलामू। अजीलामू एक लोक नृत्य है, वो कहाँ पर किया जाता है जी? ये किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। एक है पोपीर, अजीलामू और पोपीर। एक नृत्य कौन सा है? पोपीर एक नृत्य है जो कि अरुणाचल प्रदेश में। एक है रोपी, रोपी है ना, एक रोपी एक लोक नृत्य है, वो कहाँ किया जाता है जी? ये भी अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। ठीक है। एक है रेथमपाड़ा, हाँ रेथमपाड़ा, एक है रेथमपाड़ा, ये भी लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। देखिए आपने देखा होगा शहरों के लोग ऐसे कोई लोक नृत्य कुछ नहीं आता। लोक नृत्य किसने बचा के रखे? ये ही तो हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर है। ये उन लोगों ने बचा रखे हैं जो भी आज गांव में रहते हैं या जो आदिवासी। शहरों के लोग तो अंग्रेजी कल्चर अपना रहे हैं, अपने पॉप डांस करते हैं, वो भी अच्छे से करना नहीं आता। ठीक है। तो ये हमारे जो लोक नृत्य हैं, ये जो हमारे बिल्कुल जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए जो आदिवासी हैं, जिन हजारों सालों का जो कल्चर है उसको सहेज कर रखा हुआ है, तो इसको बचाना चाहिए। कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये है जी कावेरी नदी। किस नदी पर है? कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर। ठीक है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है जी? अलमट्टी, अलमट्टी बांध कौन सी नदी पर है? कृष्णा पर। इसके अलावा नागार्जुन, नागार्जुन सागर बांध कहाँ है जी? ये भी कृष्णा नदी पर है। ठीक है। कावेरी पर कृष्णा राजा हो गया। तुंगभद्रा, पंपा सागर बांध, पंपा सागर बांध कौन सी नदी पर है ना? तुंगभद्रा नदी पर। कई और भी बांध हमारे देश में, जैसे कि पोंग बांध है ना, कल बताया था मैंने। पोंग बांध कौन सी नदी पर है? ब्यास नदी पर है ना। भारत का सबसे लंबा हीराकुंड, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है जी? महानदी पर है ना। और भाखड़ा डैम, ये आपको पता है ये कौन सी नदी पर है? भाखड़ा बांध है सतलुज रिवर पर। ठीक है। तो इसने कृष्णा राजा सागर बांध पूछा है। देखो साउथ के बांध ऐसे पूछता है कि भाई हमें ना आसपास की तो हम आइडिया लगा ही लेते हैं, साउथ की हम कम पढ़ते, साउथ के बांध भी अच्छे से पढ़ो। दहन के लिए कौन सी गैस अनिवार्य है? बताओ बच्चों, कौन सी गैस अनिवार्य है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। वायुमंडल में कितनी % ऑक्सीजन है? 21%। सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस मिलती है जी? नाइट्रोजन है ना। तो नाइट्रोजन है 78 लगभग, और ऑक्सीजन है 20.96, कुछ 20 लिख लेते हैं, 21 लिख लेते हैं, तो 21% ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर ज्यादा मात्रा में हो ना तो आग पर काबू पाना में मतलब समस्या आएगी। तो नाइट्रोजन ये जो ज्यादा होती है हमारे लिए फायदे की बात है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को कंट्रोल करती है। नहीं तो अगर एक बार चूल्हे में आग जल गई तो बुझेगी ही नहीं। अगर उल्टा कर दे तो ऑक्सीजन को 78 कर दें और नाइट्रोजन को कम कर दें तो आग को काबू करने में बहुत ही समस्या आएगी। तो ऑक्सीजन जो है वो दहन के लिए बहुत ही आवश्यक है। सांस देते हैं तो भोजन का दहन ही होता है उसमें। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो महात्मा गांधी है, मतलब महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी इनको अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। ठीक है। महात्मा गांधी किनको? गोपाल कृष्ण गोखले को। तो महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो ये गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। गोपाल कृष्ण गोखले ने पूछा जी मैं क्या करूं? तो इन्होंने कहा कि तुम पूरे देश को में घूमो, समझो इस देश को, जानो ये कैसे हैं। तो इनकी सलाह से महात्मा गांधी 1-1.5 साल तक पूरे देश की यात्रा की और देश को समझा। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें क्या करना है। तो ये सलाह उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी नेता थे। कैसे नेता थे? उदारवादी है ना। जैसे कि ये जो हमारे लाला लाजपत राय थे तो गर्म स्वभाव के नेता थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे। मात्र 22 साल की उम्र में ही कॉलेज में प्रोफेसर भी बन गए थे। इतने टैलेंटेड और पढ़ने वाले छात्र थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले है ना। कांग्रेस के उदारवादी ये नेता थे। इन्होंने ही 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है ना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी।
शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच कन्नौज का लड़ाई कब की गई भाई? 1540 में। जैसे कि मैंने आपको आज पहले बताया था, 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। किस किस के बीच? कन्नौज का युद्ध। इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। किसका युद्ध कहते हैं इसको? बिलग्राम। बिलग्राम आ जाए, कन्नौज आ जाए की बात है, बिलग्राम का युद्ध है ना। ये हुई थी शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच। हुमायूं इस लड़ाई में हार गया था, हालांकि वो भाग गया लड़ाई से बच के, तो बाद में वो ईरान चला गया, वहां से सेना दोबारा इकट्ठी करी, तो दोबारा जब भारत में हमला करके दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन शेरशाह सूरी जब तक था तब तक तो वो आया नहीं, शेरशाह सूरी ने उसको भगा दिया था। तो ये 1540 की घटना है। शेरशाह सूरी बड़ा कम 1545 तक ये जी पाया। इसके बाद जो राजा बने इसके बाद थे वो नहीं संभाल पाए, नालायक निकले। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध है। सिंगूर बांध किस नदी पर है जी? मंजीरा पर। मंजीरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। तो गोदावरी की एक सहायक नदी है मंजीरा, जिस पर कौन सा बांध है? सिंगूर बांध। कौन से राज्य में है? तेलंगाना में। कौन से राज्य में है? तेलंगाना में। ठीक है। कावेरी पर कौन सा बांध है? मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध कौन सी नदी पर है? कावेरी पर। झेलम पर क्या है? तुलबुल योजना। तुलबुल जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? वो झेलम पर है। नर्मदा पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है। तो मां नर्मदा पर ये बांध है भाई। मेट्टूर बांध कावेरी पर। तुलबुल परियोजना किस पर है? झेलम पर है तुलबुल परियोजना। मंजीरा, मंजीरा एक नदी है जो गोदावरी की सहायक नदी है। तेलंगाना में एक बांध है जिसका नाम है सिंगूर बांध। देखो किसना राजा कावेरी पर आया था, सिंगूर आ गया मंजीरा पर। तो साउथ के बांध ये अच्छे से याद कर लेना। प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर सिंह किस नृत्य शैली से जुड़ी है? रंजना गौहर है ना, ये नृत्य करती हैं और ये करती हैं ओडिसी। ओडिसी ये ओडिशा का भाई जो शास्त्रीय नृत्य है उसको बोलते हैं ओडिसी। और ये करती कौन है? रंजना गौहर है ना, बड़ी फेमस है। इसके अलावा एक नाम आप जानते होंगे, सोनल मान सिंह। सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह तो आप जानते हो कि सोनल मान सिंह भी इसमें शामिल है। एक है संजुक्ता पाणिग्री, एक और है संजुक्ता, यहां लिख देता हूं, संजुक्ता पाणिग्री। देखो वैसे तो उड़ीसा कितने बहुत सारे लोग डांस करते हैं, सबके नाम याद करना संभव नहीं, कुछ कुछ नाम आप याद कर लो जो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अब तो पेपर सर पे आने वाला है, अगर हर एक नाम याद करने बैठेंगे तो दिक्कत होगी। बस रिवीजन चल रहा था, रिवीजन जल्दी जल्दी कर ले। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है, जितना अच्छे से रिवीजन करेंगे उतनी परीक्षा पास करने की आपकी संभावना बढ़ेगी। तो कौन कौन है उड़ीसा में? उड़ीसा का नृत्य है रंजना गौहर, सोनल मान सिंह और संजुक्ता पाणिग्री। अगला, किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है धूमल? धूमल, धूमल है ना, धूमर, बूमरो बूमरो, जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है भाई धूमल है ना, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का हमारा लोक नृत्य का क्या नाम है? धूमल। इसके अलावा कुछ लोक नृत्य जैसे कि कूद है ना, एक कूद नृत्य है। कूद नृत्य भी कहाँ का है? ये भी जी जम्मू और कश्मीर का है। एक रूफ, रूफ नृत्य, धूमल नृत्य, धूमल नृत्य, कूद नृत्य, रूफ नृत्य है ना, हफीजा, हफीजा। देखिए धूमल नृत्य, कूद नृत्य, रूफ नृत्य, हफीजा नृत्य, वो भी बहुत सारे नृत्य हैं जम्मू कश्मीर के, कुछ लोग आप याद कर लीजिए। हफीजा, ये सब जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। प्रस्तावना आरबीआई में किससे अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते? 4। तो देखिए आरबीआई जो हमारा है उसकी स्थापना 1935 में की गई थी, ठीक है। सीडी देशमुख पहले भारतीय थे जो इसके गवर्नर बने थे। अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, ठीक है।
1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, दिल्ली में नहीं है भाई। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये याद कर लेना। कहीं ऑप्शन में दिल्ली दिल्ली लगा दो, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ, मुंबई में। तो आरबीआई में क्या है, एक गवर्नर है प्लस 4 डिप्टी गवर्नर है भाई। कितने, एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। आईसीआर केंद्रीय आलू अनुसंधान कहां पर है, आईसीआर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां है, तो अभी हम घूमने गए थे, वहीं है शिमला में, है ना। तो ये कहां पर है, शिमला में, ठीक है। आईसीएआर केंद्रीय आलू के ऊपर यहां पर अनुसंधान होता है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ठीक है। कहां पर है ये, अच्छा। गोल क्रांति किससे संबंधित है, गोल क्रांति, तो ये भी आलू से संबंधित है। भारत सरकार की एक योजना है ग्रीन, है ना, टमाटर, ओनियन और पोटैटो, ये तीनों को मतलब पैदावार मार्केट में सप्लाई बढ़ी रहे, तो उसके लिए, तो ये आलू से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इनको डीपीएसपी बोलते हैं। तो डीपीएस ये किस में है भाई जी, हमारे भाग संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 51 में है। ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए थे, आयरलैंड से संविधान से प्रेरित है, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। डीपीएसपी बोलते हैं इंग्लिश में, नीति निर्देशक तत्व, संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 51 और आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। तो कौन सा नीति निर्देशक तत्व इसमें जी, 4, मतलब अनुच्छेद 40 में ये लिखा गया है कि हम ग्राम पंचायतों को सशक्तिकरण का काम करेंगे, है ना। ये गांधीवादी डीपीएसपी है, महात्मा गांधी जो चाहते थे लोकतंत्र को हम धरातल तक लेके जाए, पंचायतों का गठन किया जाए, और 1973 में और 74 में संविधान संशोधन द्वारा हमने ये किया भी है। तो ग्राम पंचायतों का गठन है वो अनुच्छेद 40 में एक डीपीएसपी है। वी आर डिस्प्लेस्ड, माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल अराउंड द वर्ल्ड। रिफ्यूजी गर्ल कौन थी भाई, मलाला यूसुफजई, आप जानते हो, 14 वर्ष की उम्र में, है ना। 2017 में इनको नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना, हमारे भारत के सत्यार्थ कैलाशी के साथ। सत्यार्थ कैलाश, है ना, उल्टा लिख रहा हूं, देखो दिमाग का है, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, सॉरी सर मैंने आपका नाम गलती से लिख दिया उल्टा, है ना। सत्यार्थ कैलाश सत्यार्थी, जिन दोनों को नोबेल प्राइज मिला था, मलाला यूसुफजई को। आप जानते हो मलाला यूसुफजई स्वात वैली में रहती थी और ये लड़कियों को शिक्षा के लिए बढ़ावा दे रही थी, लेकिन जो पाकिस्तान का तालिबान है वो बोला भाई आपको पढ़ना अलाउड नहीं है ना। तो इन्होंने फिर लेकिन उन्होंने पढ़ना जारी रखा और इनको सिर में गोली मार दी गई, हालांकि बच गई। और बाद में ये लड़कियों के लिए काम करता है। आपको पता है तालिबान की नीतियां ऐसी होती हैं, एक तरफ तो तालिबान कहता है कि भाई कोई भी औरत अगर बीमार हो जाएगी तो वो महिला डॉक्टर को ही दिखा सकती है, पुरुष डॉक्टर को नहीं दिखा सकती। और फिर ये कहता है भाई लड़कियों को पढ़ना अलाउड नहीं है। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें केवल वही कह सकता है जो धर्म के प्रति पागल हो, है ना। धर्म तो प्यार सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, जुड़ाव सिखाता है, लेकिन ये तालिबान धर्म का मिसयूज करते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें समाज में कहते हैं। अभी देखो अफगानिस्तान कितना अच्छा क्रिकेट खेल रही है। तालिबान को चाहिए कि अफगान जो लोगों हैं उनमें जो खेलों पर प्रतिबंध लगाया है, चलो क्रिकेट तो बचा हुआ है, सभी खेलों को बढ़ावा दे, लड़कियों को पढ़ाए, लड़कों को पढ़ाए और समाज में आगे की ओर लेके जाए। पीछे की ओर नहीं लौट सकते, अब ऑप्शन ही नहीं है पीछे की ओर लौटना, आगे ही बढ़ना पड़ेगा। संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बताओ भाई। तुलसीदास बोरकर जी क्या बजाते हैं, हारमोनियम। मुझे लगता है हारमोनियम तो हर आदमी बजा सकता है हमारे देश में, हारमोनियम कोई बजा सकता है, तो हारमोनियम ही बजा देता है, ठीक है, ठीक है। और शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बताओ इनसे अच्छी शहनाई कोई बजा सकता है? मुझे नहीं लगता कोई इनसे अच्छी शहनाई बजा सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 की रात को आज़ाद हुआ था, तो ये शहनाई बजा रहे थे। और बांसुरी कौन बनाता है जी, हरि प्रसाद चौरसिया। पीछे आया था ये हरि प्रसाद
चौरसिया क्या बजाते हैं जी? ये बांसुरी बजाते हैं। ठीक है। तबला जाकिर हुसैन, है ना, चाय की एड में देखा होगा आप लोगों ने, जाकिर हुसैन। हारमोनियम तुलसीदास बोरकर, बिस्मिल्लाह खान सेनाई बजाते थे, भारत रत्न ने मिला हुआ है, हरि प्रसाद चौरसिया बारासी, और तबला जाकिर हुसैन। भारतीय संविधान का 15वां भाग किससे संबंधित है भाई? बताओ बच्चों। निर्वाचन, चुनाव, या निर्वाचन ज्यादा अच्छा शब्द है, चुनाव। तो 15वां भाग चुनाव संबंधित है। इसमें है कि भारतीय जो चुनाव आयोग है, अभी आपको पता 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। ठीक है। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चुनाव कहना भी सही नहीं, निर्वाचन और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, है ना। हालांकि पहले इसमें एक ही था, बाद में इसमें, है ना, 2 और चुनाव आयुक्त तो जोड़ा गया। संविधान जब बना तब एक ही चुनाव आयुक्त होता था, मुख्य, है ना, टी सेशन आपने सुना, बड़ा फेमस है। तो बाद में इसमें 2 और जोड़ा गया। अभी 5 राज्यों में इलेक्शन है, सब अपने वोट जरूर दें। ठीक है। तो ये निर्वाचन से संबंधित है संविधान का 15वां भाग। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले, क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये जो इतना सुंदर इतना गीत है, ये किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल साहब ने ये गीत लिखा था कि सारे जहां से अच्छा, मतलब सबसे अच्छा कौन है? हमारा हिंदुस्तान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भगत सिंह नाम ने, पता है, मैं नास्तिक क्यों पुस्तक लिखी, है ना, मैं नास्तिक क्यों हूं। ठीक है। क्रांतिकारी भगत सिंह, हम सब के आदर्श। चंद्रशेखर आजाद, आपको पता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना, उसकी इन्होंने स्थापना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। ठीक है। राष्ट्रीय गान किसने लिखा? हमारा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय संविधान का भाग 4 जिसमें है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, कितने मौलिक कर्तव्य हमारे? 11। देखो क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य, जब देश आजाद हुआ, जब संविधान बना, तो क्या उसमें मौलिक कर्तव्य शामिल थे? नहीं। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में ऐड किया गया था। तो ये भाग 4A में इनको शामिल किया गया है। ठीक है। भाग 4A, अनुच्छेद है 51, अनुच्छेद 51 है। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं भाई हमारे प्रत्येक भारतीय के। कितने कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अच्छा, ये कर्तव्य हमने कहाँ से प्रेरित है? ये सोवियत संघ, जिसे आजकल रूस कहते हैं, सोवियत संघ था पहले, ये है ना, 1989 से पहले सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ से ये प्रेरित है। ठीक है। ये हमारे मौलिक कर्तव्य है। आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? देखिए जी, ये कहाँ होगा? कर्नाटक में होगा। कर्नाटक के बीजापुर में। बीजापुर में क्या है? गोल गुंबद, गोल गुंबज। ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गोल गुंबद है भाई। क्या है? सबसे बड़ा गोल गुंबद है। आदिल शाह का मकबरा। तो ये गोल गुंबद किसने बनाया जी? ये बनाया हमारे आदिल शाह ने। आदिल शाह। आदिल शाह किस वंश का शासक था? ये जी बैमनी वंश का था। बैमनी वंश का राजा था, है ना, बीजापुर का बैमनी वंश। और इसकी बैमनी वंश की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू। हसन गंगू ने बैमनी वंश की स्थापना की थी। इसमें एक शासक हुआ जिसका नाम था आदिल शाह। आदिल शाह ने बीजापुर में दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई से चिनाई करके बनाया ना, गोल गुंबद बनाया, जिस जो है कर्नाटक में, वहां उसका मकबरा है। टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों से शीतलता को रोकने के उद्देश्य से इसके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की योजना का क्या नाम है? अभी मैंने बताया, ऑपरेशन ग्रीन। देखिए, किसी भी सब्जी में ज्यादातर क्या होता है? टमाटर पड़ता है,
ओनियन प्याज और पोटैटो। तो ये टॉप एक योजना है, टॉप। तो ये क्या है, 3 फसलें हैं भाई, जो 3 हमारी सब्जियां, जैसे कि टमाटर ना, हालांकि टमाटर एक फल है, टमाटर, प्याज और आलू, है ना, सबसे ज़्यादा ये खाया जाता है भारतीय रसोई में। तो इन तीनों को क्या करना है, एक तो इनकी कीमतें स्थिर है ना, कभी टमाटर के दाम बढ़ जाते हैं, प्याज के दाम बढ़ जाते हैं, फसलें खराब हो जाती हैं, और एक आलू। तो क्या है कि इनकी मार्केट में इनकी कीमत ना बढ़े, आपूर्ति बनी रहे, तो सरकार ने एक योजना शुरू, ऑपरेशन ग्रीन, इससे रिलेट करता है। कौन सा अम्लीय विलयन पीएच निरूपित करता है? देखो पीएच मान होता है, पीएच मान, पीएच मान ये क्या होता है? पीएच मान होता है, ये है जी 0 से 14 तक होता है ना। 7 होता है उदासीन, ठीक है। 7 से इस तरफ जाएंगे, ये 0 है, तो ये अमल बढ़ेगा। 0 का मतलब है कि ये प्रबल अमल है, सबसे ज्यादा अमल ये चीज होती है 0। जैसे नींबू में 2 होता है। जैसे इधर बढ़ते जाएंगे, है ना, तो ये क्षार है इधर जाएंगे क्षार बढ़ता जाएगा सॉरी। तो ये कहता है कौन सा मान अम्लीय विलयन दिखाता? अमल तो कितना आएगा? 7 से कम है तो अमल होगा, तो 7 से अमल कितना है? 2, है ना। 0 है सबसे ज्यादा अम्लीय कोई चीज होती है 0। 0 से बढ़ता बढ़ता जाएगा, 1 2 नींबू में 2 3 4 5 6 7, तो अम्लीयता घटती जाएगी। 7 है उदासीन, है ना। 7 के बाद फिर क्या? क्षारीयता बढ़ती जाती है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक कौन था? हम सब के आदर्श, है ना, कौन हो सकता है? सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस क्या हुआ? 1939 की घटना है ना। त्रिपुरी अधिवेशन में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया था, है ना। लेकिन पट्टाभी सीतारामैया को हरा के ये बने थे, लेकिन गांधी जी के कारण इनके मतभेद थे, तो इनको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद इन्होंने कांग्रेस में ही रहकर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की संस्था, या कैसे कहते हैं आप, संगठन बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन बनाया और अपना कार्य करते रहे। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने, आपको पता है, सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी, इस्तीफा दे दिया था। तो इन्होंने ना द इंडियन स्ट्रगल एक पुस्तक लिखी, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी। इसके अलावा इन्होंने आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज का भी नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी को, है ना, महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा की उपाधि तो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि। अच्छा, इनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। एक रेडियो के द्वारा इन्होंने भारत को संबोधित किया था। आजाद हिंद फौज जब भारत पर हमला करने वाली थी, तो उस रेडियो संबोधन में इन्होंने कहा था कि हम राष्ट्रपिता का आशीर्वाद चाहते हैं, ऐसा कुछ इन्होंने कहा था। भारत मिल में से किस बंदरगाह का नया नाम रखते हुए दीन दयाल उपाध्याय, है ना, अंत्योदय, बड़ा अच्छा इन्होंने एक बात कही थी, अंत्योदय। अंत का मतलब सबसे आखिर में जो व्यक्ति है उसका भी भला होना चाहिए, तो अंत्योदय की हमेशा बात करते थे। अंत्योदय योजना, सॉरी, अंत्योदय बंदरगाह ये है हमारी कांडला। कांडला बंदरगाह कहाँ है? ये जी गुजरात में, फ्री ट्रेड वाली ये बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह का नया नाम। कोचीन बंदरगाह कहाँ है? केरल में। कामराज बंदरगाह ये है हमारी चेन्नई में। कामराज जी चेन्नई के रहने वाले थे, मुख्यमंत्री भी बने थे तमिलनाडु के कामराज जी। यह है चेन्नई में। और तूतीकोरिन कहाँ है? तूतीकोरिन है तमिलनाडु में, है ना। तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है। हरियाणा का भी जो माल इधर उधर जाता है, विदेश में जाओ या कहीं आओ, तो कांडला बंदरगाह से जाता है। फ्री ट्रेड वाली बंदरगाह है। केरल, कोचीन केरल में है, कामराज चेन्नई में है, और तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में। जल चक्कर को कौन सा चक्कर कहा जाता है? बताओ। जल को जलीय चक्कर। जलीय चक्कर क्या होता है? देखिए, जलीय चक्कर ऐसे होता है, सबसे पहले तो होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के बाद बादल बनते हैं, संघनन। बादल बन गए, फिर होती है वर्षा, और फिर ये अपवाह के वापिस समुद्र में चला जाएगा। इसको बोलते हैं जल चक्कर। मतलब जल एक ऐसी चीज है जिसको आप खत्म नहीं कर सकते। गंदा कर सकते हैं,
साफ है तो गंदा कर दिया, गंदा है तो साफ कर दिया, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। जल एक चक्कर में चलता रहता है। सबसे पहले अपवा जल मतलब जो बह के समुद्र में चला गया, फिर उसका वाष्पीकरण हुआ, संघनन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, बादल बन गए, फिर बारिश हुई और दोबारा अपवा करके फिर से चला गया। इसको बोलते हैं जल चक्कर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? अभी मैंने आपको बताया था 1949 में ना। आरबीआई की स्थापना 1935 में, ठीक है। यंग आयोग की सिफारिश पर 1935 में की गई थी। 1949 में भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसमें एक गवर्नर होता है प्लस 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। ये आरबीआई का पढ़ लेना। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताओ भाई। बेसबॉल है ना। 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में। कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में 9। देखा होगा आपने ना, बॉल इसमें क्रिकेट की तरह होता है, टप्पा खा के बॉल जाती है, सीधी मारनी होती है, गोल गोल डंडा होता है और ऐसे शॉट मारा। तो 9 खिलाड़ी बेसबॉल, है ना, ठीक है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? गोल, ठीक है। 9 खिलाड़ी। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। किस सीमांत गादी के नाम से किसे जानते हैं भाई? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। बादशाह खान, है ना, बच्चा खान, है ना। इन्होंने क्या किया था? 1929 की बात है ना। पख्तून थे ये, पठानों के नेता। इन्होंने एक संगठन बताया, खुदई खिदमतगार। खुदई खिदमतगार। इन्होंने एक संगठन बनाया जो अहिंसक था। देख लो, इतने अच्छे ये क्रांतिकारी मतलब देश को आजाद कराने वाले, वैसे क्रांतिकारी नहीं, अहिंसक क्रांतिकारी कह सकते हैं हम इन्हें। महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। और जो फ्रंटियर है, यानी कि जो पेशावर और पठान का जो उधर का इलाका है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, वहां पर इन्होंने पठानों को, जो कि एक लड़ाकू जाति मानी जाती है, उन लोगों में अहिंसक तरीके से महात्मा गांधी के सिद्धांतों को फॉलो करके उनको आजादी के मूवमेंट में जोड़ा, ठीक है। एकमात्र ऐसे पाकिस्तानी हैं, क्योंकि आजादी के बाद तो पाकिस्तान में चले गए थे, जिनको भारत रत्न मिला हुआ है। क्योंकि है ना, बाद में जब पार्टीशन हुआ तो वो इलाका पाकिस्तान में चला गया था, लेकिन थे ये क्रांति हमारे देश के आजाद स्वतंत्रता सेनानी। और एकमात्र पाकिस्तानी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। पाकिस्तान इसलिए कहने क्योंकि एरिया पाकिस्तान में नहीं तो सच्चे भारतीय हैं ये। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को कितना वार्षिक बीमा है? 5 लाख रुपए, ठीक है। एक देखो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, या आयुष्मान भारत। इसमें क्या किया जाता है जी? ये एक परिवार का, एक पूरा परिवार हो तो उसका बीमा है कितना? 5 लाख रुपए। पूरे एक परिवार, व्यक्ति नहीं, एक परिवार का बीमा है 5 लाख रुपए वार्षिक। यानी कि ये क्या है? गरीब व्यक्ति जो भी है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त देने के लिए ये आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। बड़ी अच्छी योजना है, आप सब इसका लाभ उठाएं। और 5 लाख तक का इसमें मुफ्त है। शरीर में आयोडीन की कमी क्या होता है भाई? थायराइड ग्रंथि सूज जाएगी। थायराइड ग्रंथियों की सूजन किससे होती है ना। ऐंठन क्या होती है? ऐंठन होता है शरीर की जो नसें हैं उस नसों में संकुचन हो जाएगा, ठीक है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से रोग होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। और थायराइड ग्रंथि में सूजन किससे आएगी? आयोडीन की कमी से सूजन।
प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक? देखिए हिंदुस्तानी साहित्य की कहते ठुमरी। ठुमरी क्या है? ठुमरी एक गायन शैली है ना, जैसे कव्वाली है ना, जैसे ध्रुपद है, ख्याल है, तराना गायन शैली, वैसे ही एक शैली है जिसका नाम है ठुमरी। ठुमरी भी एक गायन शैली है जिसकी है गिरिजा देवी, जिसकी एक शैली की प्रवर्तक है जिसका नाम है ठुमरी, गिरिजा देवी। निम्न में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया? जनरल अयूब खान। देखिए क्या हुआ, 1960 की घटना है। जनरल अयूब खान ने, ठीक है, जनरल एक मिनट, जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान में दौड़ने के लिए बुलाया किसको? मिल्खा सिंह। हालांकि ये जाना नहीं चाहते थे लेकिन मिल्खा सिंह, लेकिन ये बाद में दौड़ने गए और वहाँ जीत के भी आए। तो उन्होंने ही जब ये इतनी अच्छी दौड़ लगाई और इनको फ्लाइंग सिख का नाम दिया गया, मिल्खा सिंह। कोरोना में इनका निधन हो गया था। बिल्कुल बहुत ही अच्छे एथलीट थे, इनको फॉलो करना हमें चाहिए। 2011 की जनगणना के आंकड़ों अनुसार केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ लिंगानुपात है। हरियाणा, अच्छा, 1000 पुरुषों पर मात्र 877 है ना, 879 है ये। महिलाओं के साथ सबसे कम लिंगानुपात किसमें है? ये हमारा नंबर 1 हरियाणा। हरियाणा क्या एक विकसित राज्य है, पैसे के मामले में विकसित राज्य है, लेकिन बस एक ही समस्या है कि हमारे लिंगानुपात कम है। तो हरियाणा में कितना लिंगानुपात है? 879, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में, है ना। और आप जानकर हैरानी होगी कि ग्रामीण हरियाणा से, जो ग्रामीण हरियाणा हर एक है शहरी हरियाणा, है ना, गांव जो गांव में लोग रहते हैं, तो ग्रामीण हरियाणा में लिंगानुपात ज्यादा है, शहरी हरियाणा में लिंगानुपात कम है। अगर आप आंकड़ों को देखें तो शहरी शहरों में, जबकि धारणा ये रहती है कि गांव के लोग है ना, लड़की दहेज देना पड़ेगा, लड़की को पैदा नहीं करते, बिल्कुल ये बकवास बात है। शहरी हरियाणा में लड़कियों की संख्या कम है। उसका कारण ये हो सकता है कि भाई शहरों में ज़्यादा सुविधाएं हैं, है ना, ये अल्ट्रासाउंड कराने की, या लड़कियों को मतलब एक अप्रोच डॉक्टर तक जाना भी, क्योंकि कानून अपराध है ये, तो गाँव के लोग फिर भी इससे बचते हैं। लेकिन शहर की पहुँच के कारण शहर के लोग ऐसे ज़्यादा करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हरियाणा एक विकसित राज्य है, नंबर 1 हरियाणा है। हम हर मामले में भारत के जो और लोग उनके आदर्श हैं, हमारे पास इतना बढ़िया कल्चर है, एग्रीकल्चर है। अगर हम लिंगानुपात को और सुधार लें तो देखो हरियाणा और विकसित राज्य बन सकता है। भारत में बीज बीमा की फसल की शुरुआत की गई, ये भाई 2019 में। तो ये बीज फसल बीमा क्या होता है? बीज फसल बीमा, देखिए बीज फसल बीमा क्या होता है? मान लो किसान का जो बीज है ना, वो खराब हो जाए, है ना, वो पैदावार ना हो, तो उसके लिए उसको बीमा मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो ये बीमा किया जाता। तो ये योजना 2019-2000 में शुरू थी, बीज फसल बीमा योजना। कृषि लागत मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर किसके द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है? ये है कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग जो है, इसका कार्य ये है कि प्रत्येक फसली मौसम से पहले है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की एमएसपी की घोषणा की जाए। ये 23 फसलों पर क्वेश्चन आ सकता है, कितनी फसलों पर सरकार एमएसपी जारी करती है? 23, और उनमें से गन्ना एकमात्र फसल है जिसको वैधानिक स्थिति प्राप्त है। गन्ने को किसको स्थिति प्राप्त है जी? सिर्फ गन्ने को, बाकी के लिए सरकार एमएसपी जारी कर देती है। तो 23 फसलों पर सरकार एमएसपी जारी करती है। काम किसका है? कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग। निम्न में से कौन सा प्रावधान सही है? देखिए ये सही है भाई, भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तंत्रों से संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए ये क्या होता है? भाग 2 नागरिकता, है ना, 2, 3, 4 पूछा है ना, हम ऐसे लिख लेते हैं। 3 मौलिक अधिकार,
4 नीति निर्देशक तत्व है ना, ये नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व जो भी है कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और 4A मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। तो देखिए 3 में क्या आएगा, मौलिक कर्तव्य लिख दिया, गलत है। 3 में तो मौलिक अधिकार आएगा, तो ये गलत है, यहाँ आएगा मौलिक अधिकार। अच्छा 2 में क्या आएगा, 2 में आएगा नागरिकता, यहाँ आएगा नागरिकता। 4 में क्या आएगा, मौलिक, हमारे मौलिक कर्तव्य। 4 में राजनीति दे सकते हो, ठीक है, ये ठीक है, ये आएगा, ये ठीक है। ओणम का पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, सबको पता है केरल में, है ना। केरल में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है ओणम, है ना। एक राजा होया था, आपने सुना होगा, पौराणिक राजा बलि के आदर में, है ना। पौराणिक राजा कौन था, बलि। बलि के आदर में त्योहार मनाया जाता है ना। एक फसल पकने की खुशी में ये ओणम त्योहार मनाया जाता है। इसमें ज्यादातर घर पर ही, मंदिर में तो कम जाया जाता, घर पर ही पूजा की जाती है, ठीक है, घर पर ही पूजा की जाती है। इसके अलावा आप देखो ओणम हो गया, एक त्योहार होता है विशु, जो नव वर्ष होता है ना मलयालम, उसमें विशु एक त्योहार मनाया जाता है। एक त्योहार होता है थेयम, थेयम एक त्योहार है जो केरल में मनाया जाता है, ठीक है। अटकुल पोंगला, यही लिख देता हूं, अटकुल पोंगला। अटकुल एक पोंगला त्योहार, वो भी केरल में मनाया जाता है। बहुत सारे त्योहार, विशु थय्यम, अटकुल पोंगला और ओणम त्योहार मनाया जाता है। भारत के क्षेत्र के अंदर जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वो समुद्री मील की कितनी दूरी तक फैली हुई है, तो यह है 12 समुद्री मील। ये कहता है कि जैसे कि ये भारत हो गया, तो भारत में ये समुद्र है ना, तो कितनी दूर समुद्र तक भारत माना जाएगा भाई, तो ये है 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील तक भारत का जल क्षेत्र है, 12 समुद्री मील, है ना। 24 तक भारत का, है ना, टेरिटोरियल लाइन, टेरिटोरियल एरिया 24 मील तक। अच्छा 200 मील तक क्या है, भारत का आर्थिक क्षेत्र है। भारत वहां पर तेल पेट्रोल दो भी मिल जाए वहां से निकाल सकता है, इकोनॉमिक जोन है भारत का। तो 12 समुद्री मील तक भारत माना जाएगा कि भाई हर देश का ये रूल है कि तट रेखा से 12 समुद्री मील तक का एरिया वो भारत, उसमें कोई भी बाहर जहाज से एंटर नहीं हो सकता, वो भारत की सीमा है, ठीक है। समुद्री मील कितना होता है जी, 1 समुद्री मील, 1 समुद्री मील क्या लिख दिया, 1.8 किलोमीटर होता है। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था, हरिपुरा। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद 1939 में जो त्रिपुरी में हुआ था उसमें फिर से उनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि गांधी जी के साथ उनकी संबंध नहीं बन पा रहे थे। और इसके बाद ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और उन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी, द इंडियन स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल नहीं, इंडियन स्ट्रगल। फीफा विश्व कप कहाँ होने वाला है भाई बताओ, अभी कहाँ हुआ था 2022 में जो अर्जेंटीना ने जीता था, बताओ, कतर में। और अगला जो 2026 में कहाँ होने वाला है, ये होने वाला है यूएसए प्लस कनाडा प्लस मैक्सिको। ये जो उत्तरी अमेरिका बोले 3 देश है ना मिलकर करवा रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको वाले मिलकर फीफा विश्व कप करवा रहे हैं। क्रिकेट का वर्ल्ड कप अभी चल रहा है 2023 में, अगला वर्ल्ड कप कहाँ है बताओ, ये है दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया वगैरह ये मिलकर करवा रहे हैं। खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच हुआ था, बाबर के बीच। देखिए 1526 में बाबर व इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध हुआ, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। उसके बाद बाबर ने दोबारा 1527 में
एक और लड़ाई लड़ी जिसका नाम था खानवा का युद्ध। इसका युद्ध खानवा का युद्ध, ये पिछले से ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि ये राणा सांगा के खिलाफ था। तो इस युद्ध में बाबर ने, आपको पता ही होगा, शराब की मतलब बोतल फेंक दी, मैं दारू नहीं पीऊंगा, लोगों को बेवकूफ बनाना था, है ना, धर्म के नाम पर कि भाई, है ना, गाजी बनेंगे हम। गाजी कहा उसने अपने आप को, है ना, कि मैं धर्म के लिए कर रहा हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ ना। तो आर्मी को मोटिवेट करने की लड़ाई उसने लड़ी थी। तो राणा सांगा के खिलाफ लड़ाई थी जिसमें बाबर जीत गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा करता है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 ये कहता है कि राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसके लिए एक शब्द है, कैसे हटाएंगे उसको, चलाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग, ठीक है। और राष्ट्रपति को हटाना हो तो क्या चलेगा? महाभियोग। और राष्ट्रपति को हटाने का एक ही तरीका है, संविधान का उल्लंघन, ठीक है। संविधान के मतलब कुछ खिलाफ कुछ ऐसा काम कर दे राष्ट्रपति, तभी उसको हटा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है राष्ट्रपति को संविधान हटाने का। यानी कि संविधान के खिलाफ कुछ ऐसा काम राष्ट्रपति कर दे तभी उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति को कोई तरीका नहीं है हटाने का। तो आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 21 से 61 से संबंधित है। हटा। अनुच्छेद 61 में क्या है? मंत्री, विभिन्न मंत्री व जो हमारे अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल की संसद की शक्ति है ना, संसद में उनको जो शक्तियां मिली हुई, अटॉर्नी जनरल विभाग बोल सकता है ना। संसद जनरल के संसद की शक्ति नहीं, जनरल के जनरल के अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 73 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 73 है संघ की कार्यकारी शक्ति, संघ की कार्यकारी शक्ति। और अनुच्छेद 78 कहता है भाई राष्ट्रपति को सूचित करना है, राष्ट्रपति को सूचना देने की सूचना देने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो यह आर्टिकल 78, ठीक है। इस पढ़ लेना आप। यह है 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। उस राज्य का पहचान जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती, पहचान लो भाई, ये तेलंगाना है, सीमा महाराष्ट्र की लगती है, कर्नाटक की लगती है, आंध्र प्रदेश की भी लगती है ना। देखो इधर तमिलनाडु है, देखो तमिलनाडु की नहीं लगती, बीच में आंध्र प्रदेश आ गया, तो आंसर क्या है? तमिलनाडु। छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, ये देखो छत्तीसगढ़ ये रहा। तो ये जो तेलंगाना है इसका छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, महाराष्ट्र की लगती है, कर्नाटक की लगती है, तमिलनाडु की नहीं लगती क्योंकि बीच में आंध्र प्रदेश आ गया। औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया? तो इसका आंसर है 1858-1707। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मुगल सम्राट कौन हुआ? बाबर। बाबर आया 1526 में, 1526 से 1530 तक वो शासक रहा। फिर आया हुमायूं। हुमायूं शासन कब तक रहा जी? 1530 से 1556 तक, हालांकि बीच में शेर ससुरी भी आ गया था। फिर आया अकबर। अकबर कब तक रहा? 1556 से 1605, 31 अक्टूबर 1605 को उसकी डेथ हो गई थी। जहांगीर, जहांगीर कब तक रहा? जहांगीर की दमे का मरीज था, तो 1605 से 1627 तक, है ना। शाहजहां 1627 या 28, आप जो भी कहो, 1658 तक, है ना। और फिर औरंगजेब, हालांकि शाहजहां की डेथ नहीं हुई थी, शाहजहां को कैद कर लिया था औरंगजेब ने, तो औरंगजेब रहा 1658, क्योंकि शाहजहां है ना उसको बादशाह बनाना चाहता था, क्या नाम था उसका? दारा सिकोह, 1707, तो 1658-1707 तक, ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है प्रिय बच्चों, ये था आज का हमारी हमने आज फिर से 2 प्रैक्टिस सेट जो पुराने प्रीवियस पेपर से वो कर लिए थे। मुझे उम्मीद है ये आपकी जरूर हेल्प करेंगे।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इसको ज़रूर करें। और हमने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस टेलीग्राम चैनल को में ज्वाइन हो जाएं और इसकी जो PDF है आपको वहाँ पर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।